वेलकम बैक। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ और खुशियाँ ही खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ ये खुशियाँ मनाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद और हैं मैं हूँ अना मंजूर हुसैन। आज ईद का दूसरा दिन है। आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये ईद छोटी है मगर इसकी खुशियाँ बहुत बड़ी हैं। आपने इस खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना है। जो भी बेसहारा, मस्कीन, गरीब लोग हैं उनको अपनी इस खुशियों में ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि ये ईद का दिन होता है। और ये ईद का दिन, ये ईदें जो दो हमें एक साल में दो ईदें मिलती हैं, ये आती इसीलिए हैं हाँ, कि ये हम ख्याल रखना कि इसमें कई बेसहारा और मस्कीन बने हुए भी होते हैं। मतलब वो ऐसा है कि सफ़ेद पोश हज़रात जो कुछ कह नहीं सकते, कुछ जो है वो कहीं मुतालबा नहीं कर सकते। आपके हमसाए हैं, इर्द गिर्द लोग हैं, उनके बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो जो है वो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं और उनके लिए ईद और ईद की खुशियाँ वैसी ही हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। वैसे कोई हर्ज नहीं है, आपके घर कोई भी पहुंचता है, आके दरवाज़ा खटखटाता है, बिल्कुल, वो जो अल्लाह और उनका आपस का मामला है, बट जो भी आता है आप उसको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। और ईदें और खुशियाँ बांटने से आपकी जो खुशियाँ वो कम नहीं होती, बल्कि उनकी चाशनी में इजाफा हो जाता है। और इसी तरह हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आप लोगों के साथ। दूसरा दिन भी आज हम आप लोगों के साथ गुजार रहे हैं। खुशियाँ शामिल करने की बात आपने की है, तो हम इन्हीं खुशियों में अपने मेहमानों को भी शामिल करते हैं, ताकि हमारे वो नाज़रीन जो टीवी स्क्रीन पर हमारे मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं कि अब कौन जो कि वैसे तो ईद का दिन फैमिली के साथ स्पेंड करने का होता है, लेकिन आज हम आप लोगों के साथ उनकी रूटीन शेयर करने के लिए कि वो किस तरह अपनी ईदें गुजारते हैं, तो इसलिए आज हमने उनको मदऊ किया है। बताते चलें कि वो कौन लोग हैं। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं राना मोहम्मद सलीम साहब। आप सेक्रेटरी हाउसिंग हैं और डायरेक्टर जनरल हैं मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के, 2 चार्ज हैं। और आप देखें कि अख्तियार भी उसी तरह के होंगे। और उनके साथ दूसरे मेहमान एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर राना मोहम्मद अल्ताफ़ साहब। राना अल्ताफ़ साहब जो है वो यहाँ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के तवील अर्सा 14 साल डायरेक्टर रहे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। उसके बाद निश्तर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और आजकल मैश हॉस्पिटल जो है हमारे इस खिते का बड़ा हॉस्पिटल है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो है उस्ताद रशीद अहमद साहब जो है वो सिंगर मौजूद हैं। उस्ताद रशीद साहब जो है बड़ा नाम है, इस खिते का हज़ारों नगमे गाए हैं इन्होंने, रेडियो पर, टेलीविज़न पर, और इनके बहुत सारे नगमों ने शोहरत हासिल पाई है। उस्ताद रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और उस्ताद साहब के साथ तबले पर मौजूद हैं। आप ज़रा नाम बता दीजिएगा। उस्ताद, हाँ, उस्ताद रमज़ान साहब मौजूद हैं और जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद की बहुत मुबारक हो उस्ताद साहब। सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर गुड टू नो। कैसा ईद का दिन, पहला दिन कैसा गुजरता है आपका, हम जानना चाहते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो ईद का दिन तो वैसे ही है जैसे सारी सब लोग मनाते हैं। सुबह हम ये जानना चाह रहे हैं कि अफसरों की ईद में और हाँ, हम जैसे लोगों की ईद में कोई फर्क होता है, या ये असल में इसलिए बेचैन है, ये पूछना चाह रही है ईद का दिन कैसे गुजरता है? अफसर भी इंसान ही होते हैं, वो उनकी भी ऐसी फैमिली लाइफ होती है जैसे तमाम लोगों की होती है। तो हमारी फैमिली लाइफ भी वैसी ही है जैसे सबकी है। मतलब घर में वैसे ही ताबेदार हैं आप? जी हाँ, होना पड़ता है वरना जिंदगी कहाँ वो अफसर शाही बाहर है। जी हाँ, अफसर तो हम बस दफ्तर तक हैं, घर में जाके तो बिल्कुल बस हस्बैंड बेबस घर में जाके बस बेबस या हस्बैंड कह लें कि जो फरमाइश करेंगे बेगम साहब। राना साहब तो वैसे ही ऐसे बैठे हुए बेबसी के क्यों राना साहब, आप तायद कर रहे हैं अपने जेस्चर से? हाँ बिल्कुल जी, घर वालों का भी हक बनता है। स्पेशली जब पूरा साल उनको शक्ल नहीं दिखानी तो ईद की ईद तो दिखानी पड़ती। और हमारा तो प्रोफेशन ऐसा है कि हम घर कम ही आते। ईद की क्या रूटीन होती है? ईद का पहला दिन, आज दूसरा दिन है, कैसे गुजरा आपका? ईद का दिन जी रवायती दिन होता है और वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है बचपन में ज़्यादा ईद अच्छी गुजरती थी। अब हम जिनका बचपना है उनको ईद अच्छी गुजारना देखना चाहते हैं। तो बच्चों की ईद होती है और हम बच्चों के साथ बच्चे बन के रहना पड़ता है ईद के दिन। क्या फ़र्क है बचपन की ईद में और अब की ईद में? बहुत फ़र्क है जी। हमारे बचपन की ईद में ईद कार्ड का ज़माना होता था और मोबाइल्स वगैरह पे मैसेजेस। अब तो मोबाइल की वजह से ईद कार्ड ही नहीं कोई भेजता। आसान हो गई है ना? हाँ, आसान हो गया। एक ही मैसेज टाइप करिए, सबको जाना पड़ता था। आप दुकान पर गए हैं, हाँ, ईद कार्ड की दुकान पर शॉपिंग करने के लिए गए हैं, वहाँ जाके वो स्पेसिफिक ईद कार्ड ढूंढना भी मुश्किल काम था। ये साइंस थी सर।
कि ये ईद कार्ड देना किसको है, किसको क्योंकि देना है हर और तरह क्या के ईद wording कार्ड होनी चाहिए। हर तरह के ईद कार्ड मौजूद होते थे, वो दिल वाले भी और दिल में तीर वाले तीर भी वाले भी, और कबूतर वाले भी। शेर भी लिखा होता शेर लिखे होते थे, तो हर तरह के वो एक पूरी साइंस थी। फिर उस ईद कार्ड को खरीदना है, फिर उसको भेजना किस तरह है, फिर किस मामले को खुफिया रखना है। सर वो दिल और सर ने तीर की बात की, कभी वो वाला कार्ड भी खरीदा आपने? वो किसने नहीं खरीदा? नहीं, सब ने खरीदा, लेकिन देने का तरीका मुख्तलिफ था। बस यही तरीका वारदात मुख्तलिफ रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त की ये ईद कार्ड वाली जो ईद होती थी, जो जिसमें ईदी का भी चार्म होता था, वो ये व्हाट्सएप वाले और मोबाइल वाले दौर से अच्छा दौर था, क्योंकि उसके अंदर आपके पर्सनल सेंटिमेंट्स भी आ जाते मौजूद होते थे। तो आप अपने पेन से लिखकर उसके हाँ, अंदर एक दो वो फिक्रे अपनी आप खुद फिक्रे लिखते थे। कोई शेर लिख दिया, कुछ कर दिया। तो अल्टीमेटली वो वाले जो पर्सनल टच है ना, वो अब नहीं है। तो आप एक ही आप बटन पुश करते हैं और 10 बंदों को मैसेज चला जाता है। अच्छा, आप दोनों राना साहबान बैठे हुए हैं, तो राजपूत हजरात की ईद सुना है कि जरा मुख्तलिफ होती है, वो बड़ी दबंग ईद होती है। नहीं, कैसे दबंग होती है? किसने कहा जी कोई दबंग होती है? वैसे ही होती है जैसे सब दोस्तों की होती है, और वही रूटीन होती है, सुबह उठना। कहते हैं कि रोब दबदबा जरा ज्यादा होता है घर में और बच्चों पर, ऐसा हमारे बुजुर्गों का ऐसा ही होता था। वो भी तो आगे से राजपूत है ना जी, वो राजपूत थे, और वाकई उस वक्त में ऐसे होता था। अब काफी सारा पानी जो है ना पुलों के नीचे से गुजर चुका है, और हम इस माशरे में आके उसका ऐसा हिस्सा बने हुए हैं कि अब कोई वो राना साहबान वाली बात, वो जो पुराने वक्तों में होती थी कि जो वो दिन गए, वो दिन गए। ना वो गला रही है ना बाता रही है। इसलिए हम बाबा अजदाद को ज्यादा याद करते हैं आपस में भी। हाँ, उनको याद करके और उनके किस्से सुना के रोब दबदबा जमा रहते हैं। सर अब ईद मिलती भी है या सिर्फ देते ही हैं? अब मिलने वाले ज़माने चले गए हैं कोई, क्योंकि अब ज़्यादा देने वाला है, और मैं समझता हूँ कि देना ज़्यादा खुशी का बास बनता है, लेने वाले को भी तो खुशी होती है। अच्छा। लेकिन जब आप हमारे एज ग्रुप में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं घर के, तो फिर दोनों तजर्बों से गुजरे हैं आप। वो उन हर तजर्बे से गुजरे हैं, लेने वाले भी बने रहे हैं। मजा ज्यादा किस में है? जाहिर है लेने में आएगा, नहीं, लेकिन देने में भी बहुत मजा है। देने में बड़ा मजा है। देखें, जब लेने वाला वक्त था तो उस टाइम ज़ाहिर है बचपना था, जवानी थी, उसको एंजॉय किया, तो वो पैसे इकट्ठे करके। लेकिन हमेशा यही हुआ कि उस वक्त जो भी बचपन में पैसे इकट्ठे करते थे, वालदा को जमा करवा देते थे, जो आज तक वापस नहीं मिले। तो हम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करते थे। हाँ। मुझे तो ज़्यादा मज़ा जो है ना वो ईदी लेने में ही आता था, लेने में आता था। और कभी नहीं हमने ये वाला तकल्लुफ़ किया कि वालिदैन को पता चलने दें कि कहाँ अगर वो पता चलने भी है तो वो एक साइड पे अलग रख लेना जी, ये मिली है जी, और वो जो अलग रखे हुए हैं वो जो यारों दोस्तों पे खर्च करने हैं। पता नहीं आप खर्च करते थे या नहीं करते थे? करने पड़ते थे। वो वालदा हमेशा ये कहती थी लेते हुए कि जी आप हमें दे दो, क्योंकि हमने उनके बच्चों को भी देनी है। हाँ, हमने भी तो उनके बच्चों को दिए हैं ना। असल मसला यहीं से शुरू होता था, और इसका हिसाब किताब वो रखते थे। तो राना साहब, आपको ईदी मिलती है अब कहीं से? अब हाँ, वालिदैन से मिलती है टोकन के तौर पे, और सास भी अगर उस दिन आई हुई हो तो उनसे भी मिल जाती है। बड़ी खुशकिस्मत हूँ मैं कि कुछ जगहों से, लेकिन ज़्यादातर तो तकरीबन 99% तो देनी होती है। अच्छा, देनी होती है। अच्छा, ईदी देने में कंजूसी करते हैं या दिल खोल के ईदी देते हैं? जितने पैसे हों उसके हिसाब से होता है। हाँ। अगर पैसे ज़्यादा आए हों जेब अच्छा, में हों ये तो फिर तो ज़्यादा वैसे ही दे लेने देते वाले पर भी मुनसर है ना जी। एक बच्चा है जिसके लिए 5 रुपए बड़ी मालियत है, और एक बंदे को आप 5,000 रुपए दे दें, शायद उसके लिए भी वो भी अहमियत ना रखता हो, तो ये भी मुनसर है। अच्छा, वो जो जब पैसों की जो है वो कम होते थे और वो कोई चीज़ खरीदने के लिए दस्तियाब नहीं होती थी, तो उस वक्त जो है वो उसकी खुशी का लेवल और होता था। अब बच्चों ने गैजेट सोच रखे होते हैं। हाँ जी, कि जी अच्छा जी ये ईदी मिलेगी तो ये मैंने ये चीज़ें लेनी, वो सारी तैयारी जो उनकी वो पहले ही हो जाती है। राना साहब से भी जानेंगे ईदी देने में कंजूस हैं या फिर दिल खोल के ईदी देते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, उनके साथ भी बातें शेयर हो रही हैं, और वो बातें तो असल में आपके साथ ही शेयर हो रही हैं ना जी, हमारे साथ क्या शेयर हो रही हैं। राना साहब, एक सवाल अनम आपके पास छोड़ के गई थी। बिल्कुल, ईदी देने में कंजूसी करते हैं या दिल खोल के आप ईदी देते हैं? देखिए, जब साल में एक दफ़ा देनी है तो उसमें कंजूसी क्या करनी। क्या बात है। तो उसमें हमें यकीन कैसे आएगा? आप ईद वाले दिन आज भी मिलने आ सकते हैं, लेकिन फिर मिलने अच्छा, आना उसके चाहिए। लिए मिलना आना जरूरी है। मिलने आना जरूरी है। चलो फिर राना साहब, प्रोग्राम बनाते चलते हैं आज। ये तो टेस्ट केस हो जाए। अच्छा, तो क्या बचपन का कोई ज़रा हमें कोई वाक़या सुनाए ना। क्या शरारती थे आप या संजीदा तबा थे, कोई पढ़ाकू किस्म के स्टूडेंट थे? क्या दोनों तरह के थे, शरारती भी बहुत थे
और पढ़ाई में भी ठीक थे। अच्छा। और जब नंबर आते थे तो जो यार दोस्त क्लास फेलोज़ हैं वो हैरान होते थे कि यार तेरे इतने नंबर कैसे आ गए हैं, हर वक्त तो हम साथ खेल रहे होते हैं। पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद क्रिकेट का मैच होता है, शाम तक क्रिकेट का मैच खेलते रहते हैं। हाँ। अगले दिन पेपर होता है दोबारा, तेरे नंबर फालतू आए हुए होते हैं। तो कैसे कैसे हो जाता है पता नहीं यार, कोई गुर बता ही दे कैसे हो जाता था। पता नहीं, कोई अल्लाह की तरफ से ही था। राणा साहब आप भी पढ़ाकू स्टूडेंट होंगे, सारे डॉक्टर बने, पढ़ाकू के अलावा तो काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आज तक कभी मेरी सेकंड पोजीशन नहीं आई थी। अच्छा, स्कूल में भी और बोर्ड में भी, और आगे डिस्टिंक्शन होल्डर्स रहा हूँ, गोल्ड मेडल लिए हैं MBBS में भी। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये बस मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि किसी का IQ ज़्यादा ये है। आप जितनी अपने कोर्सेज में रिटेन कर सकते हैं वो भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे राणा साहब ने कहा कि ये इतना पढ़ते भी नहीं थे लेकिन नंबर अच्छे ले लेते थे। तो ये डिपेंड करता है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है लेकिन नंबर नहीं ले पाता, थोड़ा पढ़ के समझ कुछ नहीं आई। यही वो राणा साहब वाली बात बस अकल लगी है कि जी कोई पता नहीं है, अल्लाह ताला जहाँ नवाज दे नवाज दे। बाकी ऐसे ही अल्लाह ताला तभी नवाजता है जी, पेपर में कुछ लिखेंगे तो नवाजेगा ना। हम तो बगैर लिखे भी तवक्को लगाए रखते हैं। जाहिर सी बात है, लिखेंगे तो अल्लाह भी नवाजेगा ना। जब लिखे ना वो दुआएं लिखाते, वो आजकल बच्चे है ना वो मुमतहिन को खाली पेपर पे दुआएं लिखाते हैं। आपको जो है ये दुआएं, वहाँ तो फरिश्तों ने लिखने नहीं आना ना जी, कुछ तो वो स्टेपलर साथ पैसे भी लगाते हैं। बिल्कुल। ये कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके पास मरीज आया हो और नुस्खे पे आपने लिख दिया हो कि मेहदी हसन की फलाह गज़न सुन लो, बस काफ़ी है? वो अपने लिए नुस्खा ये लिखते हैं, अपने लिए यही है। अच्छा, बाकियों के लिए बाकियों के लिए दवाइयाँ लिखनी पड़ती हैं। तो कभी दिल किया है कि गुनगुनाया जाए, कोई कहीं बाथरूम से बाहर निकल के भी गुनगुना ले, कोई अर्ज नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो गुनगुनाने के बगैर तो ज़िंदगी है वो कोई नहीं। आप जैसी लाइफ हमारा प्रोफेशन है उसमें तो हर वक्त आप टेंशन में ही होते हैं। तो किसी को ज़िंदगी देना, किसी को मुश्किल में पेश आया हुआ बंदा, स्पेशली तो हमारे लिए त्यौहार भी उस तरह से नहीं होते, क्योंकि त्यौहार वाले दिन ही ज़्यादा हमें कॉल्स आती हैं, क्योंकि उस दिन आपकी आम पब्लिक हॉस्पिटल्स बंद होते हैं, कंसल्टेंट्स नहीं मिलते। तो ये वह दिन होते हैं ईद के छुट्टियों के जिसके अंदर मैक्सिमम वो वाली एमरजेंसीज आती हैं जिनको कोई नहीं मिलता डॉक्टर्स। तो आपको उस वक्त जो लोग शहर से बाहर के डॉक्टर्स होते हैं वो भी जा चुके होते हैं ईद मनाने, तो जो मुल्तान के डॉक्टर्स हैं उनको फिर अल्टीमेटली अटेंटिव रहना पड़ता है। इसीलिए हमारी ईद उस तरह से रिलैक्स नहीं गुजरती। चलें, बड़ी खिदमत है, अल्लाह ताला वो जाना पड़ता है, प्रोफेशन भी है, उसके साथ साथ जो है वो आपका एक जरिया भी है। राणा साहब, आप कोई शगफ रखते हैं मौसीकी से? सुनने की हद तक तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत मज़ा आया उस्ताद रशीद साहब की जो उन्होंने सुनाया कलाम, और बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा। उस्ताद रशीद इस खिते का बड़ा नाम है सर। नहीं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत अच्छा इन्होंने। तो आप किसको ज़्यादा सुनते? नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को ज़्यादा सुना है, और गुलाम अली साहब को भी सुना है, ग़ज़लें ज़्यादा सुनी है। क्लासिकल आप ज़्यादा सुनते हैं? हाँ, ऐसा ही है। क्लासिकल का एक फ़ायदा ये है कि उसको लेट के आराम से सुन सकता है बंदा। जी, बाकियों में तो थ्रिल है, वो फिर खुद ही खड़े होके साथ साथ जो है लगना भी पड़ता है। आजकल तो ये आपको पता है मिक्सचर आ गई है, क्लासिकल बंदे भी जो है ना वो दूसरी टोन, जैसे राहत फ़तेह अली खान ये रीमिक्स किया है, ये अजीब ही काम किया है। इससे जो है ना, क्यों नहीं उस्ताद जी, ये रीमिक्स ठीक है या नहीं होना चाहिए? देखिए जी, कोशिश हर बंदा करता है, बेसिक चीज़ तो वही है। हाँ, जो मर्जी उसमें आमेजा करते जाए आप। हाँ, खालिस होता है। और इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का। वापस आ रही है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपके साथ अब मौजूद है। ईद का दूसरा दिन है और आपको छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ मेहमान हैं, बड़ी मज़े की गपशप चल रही है उनसे। तमाम लोग बड़ा जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अफसर लोग होते हैं या जो ज़िंदगी में बड़े मसरूफ़ होते हैं, उनकी ईदें कैसी गुजरती हैं। ईद पर फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या फिर वही काम काज जो कि रोज़ की रूटीन होते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी ईदें गुजरती हैं। सर, किचन में भी जाते हैं आप ईद वाले दिन कुछ बनाने अपनी पसंद का? ईद वाले दिन बल्कि चांद रात से हमारी तो घर में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। बेगम साहबा को खाना पकाने का अच्छा खासा शौक़ है, तो ईद से एक दिन पहले रात से ही। शौक उन्होंने आपको खुद बताया कि मुझे शौक है या आपने वो अज्यूम कर लिया कि नहीं, जिस तरह से वो शौक से चीज़ें बनाती हैं तो ज़ाहिर है शौक है, तो तभी इतनी डिशेस बना लेती हैं। तो रात से वो शीर खोरमा पे काम शुरू हो जाता है
अच्छी खासी उस पर मेहनत होती है। हाँ। और अगर शौक ना हो तो इतनी मेहनत नहीं की जा सकती जितनी वो असल में ये करती ज़ौक है जिसको आपने शौक का नाम दिया है। वो चाहती हैं कि मेरे मियाँ बच्चे जो है वो अच्छा खाना खाएं और उनको मज़ा आए खाने में। हाँ जी, तो जो छोटा मोटा हाथ बटा सकते हैं हम किचन में उनका वो ज़रूर। और फिर जब मतलब सब्जी काट देते होंगे या नहीं, वो जो ड्राई फ्रूट उसके अंदर डाले नहीं, अब जाते हैं, सब्जी भी बादाम बड़ा डाले काम जाते हैं उनको काटने की हद तक या उनको खाने की हद तक तो ज़रूर हाथ बटाते हैं। आधे खाली आधे उस पे लगा दिए। साहब समझदार आदमी है। तो उस खाने को जो है ना वो हाथ बटाने का नाम दे देते हैं। खाने में ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? ईद पे कौन सी फरमाइश होती है? शीर खुरमा की होती है या खीर की, इन दोनों चीज़ों की ज़्यादा होती है। सेवइयाँ भी हो जाएं तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर शीर खुरमा। सेवइयों के बगैर तो वैसे ही नामुकम्मल है ना ये। फिर ये ज़्यादा मिकदार में बनाई भी जाती हैं क्योंकि मेहमान भी आते हैं तो उनको सर्व करना होता है और बना के मुख्तलिफ डिशेज़ में इनको ठंडा भी कर लिया जाता है। टेक्निकल काम नहीं यहाँ पर ना, वो जो मेहमानों के लिए भी बाज़ाब्ता वो एक सेवइयाँ, दूसरा आलू चने की चाट और केक, ये कुछ एहतमाम करके रख लिया जाता है। वो जो भी मेहमान आए ट्रॉली बना के जो मेहमान आए तो ये रात को ही चीज़ें तकरीबन 11-12 बजे तक फाइनल होके तैयार होके फ्रिज के अंदर रख दी जाती हैं ताकि सुबह से जो मेहमानों का सिलसिला शुरू हो साथ के साथ उसके सर्व कर दिया जाए। उस वक्त ज़ाहिर है तैयार होना होता है, उनसे मिलना होता है और अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, तो उस अच्छे कपड़ों के साथ तो फिर ये काम ही ना हो सके। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। राना साहब, आप क्या मिस करते हैं? बचपन की ईद जो आपने गुजारी उसमें ज़ाहिर है एंजॉयमेंट का लेवल और फीलिंग और थी। आज अब बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, क्या मिस करते हैं? कि ये कोई ऐसी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें? ये मिस बंदा करता है अपने उस रिश्तों को जो आपके साथ अब नहीं होते, स्पेशली वो ईद के त्योहारों में ज़्यादा याद आते हैं। तो ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स भी नहीं रह गए, हमशीरा भी वो भी फौत हो गई, तो वो जो घराना था एक जिसमें पूरा एक जज्बा होता था ईद मनाने का, अब वो नहीं नज़र आता। तो अल्टीमेटली वो बंदा उन त्योहारों पे ज़्यादा मिस करता है कि वो एनवायरनमेंट उसे वो नहीं मिलती। तो बंदा सोचता है अगर वो आज होते साथ तो ज़्यादा मज़ा ही और होता। तो राना साहब, आप क्या मिस करते हैं? लेकिन याद रहेगी ये मिस ना, मिसिंग वाली मिस जैसे अल्ताफ़ साहब ने बताया, मेरी बहन भाई कुछ बाहर चले गए हैं अमेरिका और कनाडा, तो उनकी मौजूदगी को बहुत शिद्दत से मिस करते हैं। साथ के साथ वो बचपन में जो वो पैसे मिलने की खुशी होती थी और उसके बाद जो चीज़ खरीदी जाती थी और उसको इस्तेमाल करके जो मज़ा आता था वो अब मिस करते हैं। मुझे याद है बचपन में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता था मैं, पैसे मिले तो फिर मैंने पटाखा ख़रीद लिया था। अच्छा। और उसको बजाने की जो खुशी है वो मुझे आज भी याद है। अच्छा, वैसे वो शब बरात को जो है वो जो पटाखों वाली ईद बन गई थी, अच्छा वो अब छिन गई है, ज़ाहिर पाबंदियाँ लग गई, लेकिन वो पटाखों का मज़ा ही अलग था। वो उस वक्त था, वाकई उस वक्त ऐसा ही था जैसे हम पतंग पे पाबंदी लग गई है, लेकिन बचपन में सब लोग हम पतंगबाजी करते रहे। ऐसे कमाल के आने लग गए थे कि भाई उनको आप एंजॉय करते थे तो बड़ा मज़ा आता था। तो राना साहब, साइकिल भी चलाया आपने बचपन में? हाँ, बहुत। अपना साइकिल था या किराए पे लेके ज़्यादा चला? साइकिल अपना ही था। अच्छा, हाँ जी। ये बड़ा रिवाज था किसी ज़माने में, आपने ज़रूर चलाया होगा। हाँ बिल्कुल, उस टाइम तो छोटे साइज के साइकिल आते थे, जितनी आपका कद होता था उतना ही साइकिल मिल जाता था। तो साइकिल का अपना मजा था जी। अब तो साइकिल नजर नहीं आता सड़कों पे। और बच्चियां भी चलाती थी साइकिल। बच्चियां भी ये पैसे देके साइकिल किराए पे लेके चला के वापस कर देना। वापस करना। अच्छा, रेंट पे मिल जाता साइकिल। देखिए नए जो वक्तों के लोग हैं इनको बिल्कुल पता ही नहीं है। और मुझे याद आया, छोटे होते हैं तो घर में 3-4 साइकिलें अम्मा अब्बा ले देते हैं, तो क्या साइकिल किराए पे मिलते थे, किताबें पढ़ने के लिए किराए पे मिलती थी, हर जगह पर लाइब्रेरी मौजूद होती थी, आप किराए पे। साइकिल चलाने पे मुझे याद आया कि जब मैंने पहली दफ़ा साइकिल सीखी तो उसका बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, और जो बताया कि मेरे बुज़ुर्गों ने भी देखा और वो आज तक मेरा मजाक उड़ाते हैं। साइकिल पे मुझे किसी तरह बिठा दिया गया और मैंने साइकिल चलानी शुरू कर दी। अब आगे से एक बच्चा जो है ना सर के ऊपर चारपाई रख के आ रहा था। मैंने उससे बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी साइकिल का रुख उसी की तरफ था, उसको जाके टक्कर लगी। वो बच्चा सीधा नीचे, नाली होती थी बड़ी सी, उसमें उसके ऊपर चारपाई और उस पर मैं बड़ी मुश्किल से उसको निकाला मैंने कि कहीं कुछ उसको हो ना जाए। तो ये मजाक जो है ना मेरा काफ़ी अरसे तक उड़ाया जाता रहा कि इसने बड़ी अच्छी साइकिल सीखी। ये ऐसे है जी राजा साहब, वो एक सरदार जी हॉस्पिटल में पहुंच गए आपके, तो एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने पूछा भी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी वो सामने से 2 मोटरसाइकिल आ रहे थे, रात का टाइम था, मैंने कहा दरमियान
दरमियान से गुजर गए। तो राना साहब आप कैसे साइकिल चलाते रहे, क्या यादें हैं साइकिल से वाबस्ता? साइकिल जी पहली दफ़ा जब सीखा था, जैसे इन्होंने बताया कि ऊपर बिठा के पीछे से धक्का लगा दिया भाई ने, खुद ही सीख लेगा। तो वही इसी तरह, जैसे नेवी वाले स्विमिंग इसी तरह सिखाते हैं, बंदे को ले जाके फेंक देते हैं पानी में। बल्कि एक बड़ा अच्छा ये हुआ कि एक दफ़ा भाई साइकिल चला रहा था, मैं साइकिल चला रहा था, भाई आगे बैठा हुआ था। अच्छा। तो मैं उसे लेके जा रहा था, तो रास्ते में एक कोई मच्छर आया मुंह पे, तो मैंने दोनों हाथ छोड़ के वो मारना शुरू कर दिया। तो नीचे गिर गए। तो भाई कहता ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा मैंने सोचा कि तुम साइकिल चला रहे हो, मैं आगे बैठा हूँ। तो ऐसे ऐसे भी हो जाता था। तो ये अच्छा, उस ज़माने में ये सबको तो नहीं पता होगा, साजी जानते होंगे, वो जो कैंची साइकिल चलाते थे, मतलब वो नायाब हो गया ना। वो तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इतना टेक्निकल काम था, वो सीखने पे भी नहीं आया हमें। असल हमारे वक्त बड़े हमें यही सिखाते थे कि वो पहले 2 पैडल मार के फिर वो एक टांग से ऊपर बैठ जाते थे, लेकिन वो पैडल मारने भी हम गिर जाते थे। कैंची साइकिल आपको मैं बताता हूँ, कैंची साइकिल बहुत छोटे बच्चे जो साइकिल को अटेम्प्ट करते थे वो गद्दी तक नहीं पहुंच सकते थे, तो वो एक टांग जो है ना, एक साइड पर दूसरी टांग अंदर से गुजार के तो वो अब नायाब हो गया। वो नायाब हो गया। वो अक्सर नजर आते थे कैंची साइकिल पे जा रहे हैं। क्या बचपन की यादें हैं। दूसरा जो साइकिल के टायर पे वो डंडा रख के, हाँ, वो जिसके पास कुछ नहीं है वो खाली साइकिल के टायर को डंडे से चलाए जा रहे हैं। और वो अभी भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोस आती हैं जो पुराने ज़माने की हैं, वो भी हम जब देखते हैं तो उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब मुझे अब कुछ चंद दिन पहले पता चला कि जिसको हम अब कॉटन कैंडी कहते हैं, तो उसको पहले पता नहीं लच्छा कहते हैं, तो वो तो कॉटन कैंडी तो अभी भी है, लेकिन हमें पता है कि ये कॉटन कैंडी है। तो उसके नाम कुछ ऐसी चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं वीडियोस, तो उसमें नज़र आ रही होती है। लच्छा जो है वो उसके जो बनने का अमल था वो सामने बनाते थे, वो सामने बनाते थे, हाँ सामने बनाते थे उसी वक्त, उसी वक्त। क्या बात है, ताज़ा ताज़ा। हालांकि वो सिर्फ चीनी है, उसमें कोई और इंग्रेडिएंट शामिल नहीं होता, लेकिन उसके जायके में फर्क आ जाता है और बड़ा मजा आता है लच्छा खाने का। और उस वक्त एक और स्वीट, वो कंधे के ऊपर ना एक लंबा सा बांस और उसके ऊपर वो चिंगम टाइप थी, गोल टाइप के करके उससे मोर बना के देता था, हुक्का बना के देता था, गट्टा उसको कहते हैं। और वो तो अब कहीं नजर ही नहीं आता, वो कहीं भी नहीं है। ये कल्चर खत्म हो गया। ये असल में इसको ना वो जो ये जो फास्ट फूड है ये इन्होंने एंगेज कर लिया बच्चों को ना। और ये बड़ा अच्छा कल्चर होता था, चूरन बड़े किस्म के मिलते थे, चटनियाँ मिलती थी और मुरमुर मिलती थी, मरुंडा मिलता था, ये सारा पापड़ मिलते थे। ये बचपन की बड़ी खूबसूरत यादें हैं जो शेयर की जा रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है, और जब डिस्कस करें अच्छा ये भी होता था, ये भी होता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं और हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। आप भी घरों में बैठे हुए हमें देख रहे हैं, सेवइयाँ खा रहे हैं। कल आपने बड़ी बेएहतियाती कर ली, आज ज़रा एहतियात करें। वो जो कल वाली कसर है आज उसको जो है वो कम खा के उसको पूरा करें। डॉक्टर साहब इसमें कोई रहनुमाई कर सकते हैं? मैंने तो कल सारे लोगों को कहा, सर ने कल मैसेज दिया कि कल खूब खाएं, आज कह रहे हैं कि आपने एहतियात कर दी है। मैंने कहा भी एक दिन जो है पूरा रमज़ान आपने गुजारा है एहतियात कर करके। एक्चुअली एहतियात तो करनी चाहिए क्योंकि पूरा महीना जो रमज़ान का है उसमें रूटीन ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आदमी का जब हाथ खुलता है, पता होता है रोज़ा नहीं है, तो वो कोशिश करता है कि जहाँ भी जाएगा वो ज़्यादा खाएगा, सारी कसर निकाल सारी कसर निकालता है, फिर वो ज़ाहिर है। अच्छा, अगर शुगर पेशेंट ने कुछ ज़्यादा खा लिया मीठा, तो सेवइयाँ खा ली हैं और वो भी छुआरे वाली खा ली हैं, बहुत सारी बातें अभी रह भी गई हैं, तो फिर कभी इंशाल्लाह, क्योंकि इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर हो गया। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा जी हमेशा से एक ही मैसेज हमेशा रहा है कि जब भी ऐसे त्यौहार हों उन लोगों को मत भूलें जो इस त्यौहार की सकत नहीं रखते। तो उसके लिए बहुत से तरीक़ाकार हैं आपके इर्द गिर्द, आप माशरे में, आप पूरा साल जिन लोगों को देखते हैं आप ख़ुद असेस कर सकते हैं कि उनको कितनी ज़रूरत है आपके पैसे की या आपकी ज़रूरतों की उनकी। तो उनकी अगर मदद बग़ैर किसी नाम के, किसी फ़ोटोग्राफी के या किसी उसी चीज़ के आप कर दें इस त्योहारों पे, तो खामोशी से मदद करें, खामोशी से, तो उन अफ्तारियों से ज़्यादा बेहतर है जो आप बड़े बड़े होटलों में पैसे ज़ाया करते हैं। ठीक हो गया। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस मौके पे बस ये गुजारिश करना चाहूँगा तमाम देखने वालों और सुनने वालों से कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप आसानियाँ चाहते हैं तो बाकी लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, मोहब्बत करें, आसानियाँ पैदा करें, लोगों को रास्ता दें। अल्लाह ताला आपके अपने रास्ते जो है खुद ब खुद आसान कर देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैसेज यही रहे तो एक मैसेज मैं भी देता जाऊँ। एक बड़ों के लिए है कि अगर आपने ईदी नहीं दी
तो अपनी जेब हल्की करें, गुजारा जाके लोगों को ईदी दें, और बच्चों के लिए है कि जो ईदी इकट्ठी कर ली है उसे खर्च कर लें, नहीं तो कोई और खर्च करेगा। ठीक हो गया। और ये जो लोग ये मैसेज दे रहे हैं ईदी का, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे तरफ से जो मैसेज है वो अपने पे भी इम्प्लीमेंट करें, अपनी भी जेबें हल्की करें। और इसी के साथ साथ जो है हमारी सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ईद का दूसरा दिन है। वंस अगेन आपको छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।